हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा हमारा ये है सेकुलरिज्म, केरला फिशरमैन, यूएन क्लॉज, पॉपुलेशन, टीएफआर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसरो स्पाई केस भी न्यूज में रहा है, कंट्रोवर्सी में भी रहा था पहले, ये भी डिस्कस करेंगे। एसटीटी 40 ये भी डिस्कस करेंगे। बेलारूस इलेक्शन, आईएपी, ये सारा हमारा एजेंडा रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में एक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, तो वो सब डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक पूरा कंप्लीट देखें और अपने नोट्स जरूर बनाएं। और बहुत जरूरी है कि आपकी डिपेंडेंसी आपकी खुद के ऊपर होनी चाहिए। तो आपको केवल ये देखना है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आप खुद पढ़ने की कोशिश करिए। बाद में इस कोशिश ये करिए कि वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, आप सारे के सारे द हिंदू के नोट्स खुद से बना सकें। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं द हिंदू को पढ़ते हुए, ठीक है। तो आप खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करिए। जो खुद से नोट्स बनाता है उसके बेटर नोट्स बनते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, ये समझिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कोई भी एक न्यूज है, गूगल में सर्च करिए, समझिए कि उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें एग्जाम में आ सकती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि न्यूज में एक छोटा सा आर्टिकल आया, लेकिन एग्जाम में उससे रिलेटेड चीजें आती हैं जो उस न्यूज में नहीं है। अगर आप गूगल सर्च करते उससे रिलेटेड तो आपको मिल जाता। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये फ्रंट पेज है स्टूडेंट्स हमारे पास द हिंदू का। एक तो हमारा फ्रंट पेज में प्रधानमंत्री का कहना यह है कि जो टॉप के 10 स्टेट्स हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं, तो बेस्ट ये रहेगा कि उन टॉप स्टेट्स में एक तो टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो और उसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है अगर कोई इंडिविजुअल कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो पिछले कुछ दिनों में जितने भी लोगों से मिला उन सबकी टेस्टिंग करनी है, उन्हें आइसोलेट करना है। तो ये एक प्रधानमंत्री ने बोला है, ठीक है। उसके अलावा जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना दी है। और ऐसा न्यूज में आ रहा था उन्होंने अपनी डॉटर को भी दी है। तो वर्ल्ड की पहली कोविड-19 की वैक्सीन उन्होंने अपनी डॉटर को दी है। और उसके अलावा और भी लोगों के ऊपर टेस्टिंग चल रही है। तो हालांकि बहुत सारी कंट्रीज ने रिक्वेस्ट करी है रशिया को, करोड़ों सैंपल्स का रिक्वेस्ट करी है कि उन्हें दिए जाएं कोविड-19 की वैक्सीन। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट को शक है, उनका कहना है कि जो वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे सेफ हो वैक्सीन। तो कई लोगों का कहना यह है, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कई लोगों का कहना यह है कि रशिया कहीं ऐसा ना हो सबसे पहले वैक्सीन बनाने की रेस में तो आगे निकले, लेकिन वो सेफ है कि नहीं है ये देखना जरूरी है। क्योंकि वैक्सीन बनाने में पूरा साल लग जाता है। हमें देखना होता है कि उस वैक्सीन देने के बाद ह्यूमन ट्रायल्स में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कई महीने तक। क्योंकि ह्यूमन इम्यूनोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए देखना पड़ता है, कोई भी वैक्सीन किसी भी ह्यूमन ट्रायल में इंडिविजुअल को दी जाती है, कई महीने तक स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक शक भी पैदा हो रहा है कि इतनी 2-3 महीने के अंदर ह्यूमन ट्रायल भी हो गया, क्लिनिकल ट्रायल भी हो गया, सारी ट्रायल्स हो गए और वैक्सीन उनका कहना है कि तैयार कर ली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शक भी लोगों को हो रहा है। तो ये एक न्यूज में रहा है। और उस वैक्सीन का नाम समझ लेते हैं। वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक। उनका कहना है वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक क्या था? रशिया ने 1957 में सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च करा था 1957 में, उसका नाम था स्पुतनिक 1। तो पहली सैटेलाइट रशिया ने लॉन्च करी थी जिसका नाम था स्पुतनिक 1। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि स्पेस रेस में सबसे पहले रशिया के बहुत सारे फर्स्ट रहे। बहुत सारे फर्स्ट मतलब फर्स्ट मैन मिशन रशिया का, फर्स्ट विमेन जो एस्ट्रोनॉट थी वो भी रशिया की, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है। फर्स्ट मैन जिसने स्पेस वॉक करा था वो भी रशिया का। तो रशिया स्पेस टेक्नोलॉजी में इनिशियली बहुत आगे था और सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 1957 में रशिया ने लॉन्च करी थी। और यूएस अब हम देखें आज की डेट में तो काफी आगे निकल गया स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एयरपोर्ट फायर टीम एवर्टेड, ये जो कोझिकोड में टेबल टॉप रनवे था, जैसा कि हमने देखा कुछ दिन पहले, टेबल टॉप रनवे से ओवरशूट कर गया था प्लेन, एयर इंडिया का प्लेन जो कि दुबई से आ रहा था, ओवरशूट कर गया था, 35 फुट गहरी खाई में गिरा, 3 टुकड़ों में टूटा और 15 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, पायलट की भी डेथ हुई। तो वहां पर जो फायर टीम थी, फायर टीम जल्दी से वहां पर गई क्योंकि जो फ्यूल टैंक लीक हो रहा था और तेल पूरी तरीके से बाहर आ रहा था और ब्लास्ट भी हो सकता था। तो फायर टीम ने सारी चीजों को काफी अच्छे से मैनेज करा,
ठीक है, तो ये एक फ्रंट पेज में था हमारे पास। उसके अलावा फ्रंट पेज में बात कर रहे हैं कि JNK टू गेट 4G एक्सेस इन अ लिमिटेड मैनर। जैसा कि आपको पता है पिछले साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A खत्म करा था सेंटर ने। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल को लेकर था, आर्टिकल 370 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370। तो 5 अगस्त को पिछले साल, एक साल पहले सरकार ने डिक्लेयर किया था कि ये खत्म हो गए आर्टिकल 370 35A। और उसके बाद से प्रिकॉशनरी मेजर्स में एक तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट वहां पर लगा हुआ था JNK का 1978 का पब्लिक सेफ्टी एक्ट, बहुत सारे लीडर्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया हुआ था। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कुछ लीडर्स को मतलब कोई फ्यूचर में कोई क्राइम ना हो या सड़कों पे आगजनी वगैरह लोगों को ना भड़काए कोई लीडर, तो उन लोगों ने बेसिकली कोई क्राइम किया नहीं है, उन लोगों को इस डर से कि फ्यूचर में क्राइम कर सकते हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेना, उनको अरेस्ट कर लेना, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो काफी लोगों को PSA लगा के, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, और इंटरनेट की सर्विसेज कैंसिल करी थी। बाद में 3G सर्विसेज, मतलब इंटरनेट रहेगा लेकिन स्लो इंटरनेट रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहां पर बात करें JNK टू गेट 4G एक्सेस इन अ लिमिटेड मैनर, तो 4G सर्विसेज वहां पर मिलेंगी, हाई स्पीड इंटरनेट लिमिटेड मैनर में मिलेगा। तो ये एक बात कर रहे हैं। उसके अलावा प्रणब मुखर्जी जो है कोविड-19 जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके अलावा उनका ऑपरेशन भी हुआ है ब्रेन का, तो उनकी हेल्थ काफी खराब चल रही है प्रणब मुखर्जी की। उसके अलावा राहत इंदौरी जो फेमस उर्दू पोएट थे, उनकी कल डेथ होगी हार्ट अटैक से, तो ये भी एक न्यूज है। राहत इंदौरी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। राहत इंदौरी फेमस उर्दू पोएट है, फेमस उर्दू पोएट, फेमस उर्दू पोएट, तो उनकी डेथ होगी कल, ठीक है, ये एक न्यूज में रहा। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी, ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर करते हैं। हमारा इक्वेशंस IAS ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको UPSC का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बैंक SSC का, ओनली क्वांट का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा। सारे लेक्चर्स बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज ले रही है, ठीक है, तो आपको उसमें PDF फाइल्स भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, तो काफी चीजें आपको उसमें मिलेंगी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये एक एडिटोरियल है, फ्यूचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। ये एक एडिटोरियल बीजेपी गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज कर रहा है एक तरीके से, इसमें क्योंकि भूमि पूजन हुआ है अभी 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण को लेकर, तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जब उन्होंने भूमि पूजन किया इस बार राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो यहाँ पर अयोध्या में, तो उसको लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है ऑथर कह रहा है कि हमारे सेकुलरिज्म खत्म हो गया एक तरीके से। तो ये बहुत क्रिटिकल आर्टिकल है, बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर कि जो भी भूमि पूजन वहां पर हुआ है। तो हमें बस ये समझना है कि सेकुलरिज्म क्या है, तो सेकुलरिज्म समझ लेते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है, ठीक है। यहां पर ऑथर दो बातें कह रहा है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म और एक पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकुलरिज्म है वो क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म कहता है कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन, हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी इंडिया में, ठीक है, एवरी रिलीजन। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म कहता है। सर्व धर्म संभाव, सभी रिलीजन हमारे लिए एक हैं, एक समान है, ठीक है, एक ही भाव से हम देखेंगे, ठीक है। अब पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म अलग है। पार्टी सेकुलरिज्म का मतलब कांग्रेस का अपना सेकुलरिज्म है। कांग्रेस पार्टी का अपना सेकुलरिज्म क्या है? मुस्लिम अपीसमेंट, लोगों को खुश करना ताकि वोट बैंक कैप्चर किया जा सके। बीजेपी का अपना सेकुलरिज्म है ताकि हिंदुओं का वोट बैंक लिया जा सके। तो सबके अपने अपने सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है। बीजेपी के अपने सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है कि भाई हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करेंगे या मुस्लिम अपीजमेंट नहीं करेंगे और हिंदुओं की बात ज्यादा करना, क्योंकि उन्हें लगता है हिंदू वोट बैंक उनके साथ ज्यादा है। जबकि कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक बहुत जरूरी है उनके लिए, तो मुस्लिम जो है मुस्लिम्स को अपीज करना है, खुश करने की कोशिश करनी है ताकि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहें। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है। तो ऑथर तो बेसिकली बीजेपी को ही क्रिटिसाइज कर रहा है यहां पर, और ऐसा कह रहा है कि सेकुलरिज्म सबसे ज्यादा गलत तरीके से यूज किया हुआ वर्ड है इंडिया में, ठीक है। यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है। तो ये एक आपको आइडिया होना चाहिए
कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी सेकुलर पार्टी नहीं है, हम सेकुलर पार्टी हैं क्योंकि हम मुस्लिम्स का ध्यान रखते हैं। ये ऐसे एलिगेशन लगाती है। बीजेपी एलिगेशन लगाती है तुम केवल मुस्लिम्स का ही ध्यान रखते हो, तुम एंटी हिंदू हो। ठीक है, हमारा सेकुलरिज्म ये कहता है कि हमारे लिए सारे रिलीजन हिंदू मुस्लिम सब इक्वल हैं। ठीक है, तो बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते आए हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेकुलरिज्म किस तरीके से, गलत तरीके से पॉलिटिकल पार्टी सभी यूज कर रही है वोट बैंक के लिए। ठीक है, तो यहां पर ऑथर बेसिकली बीजेपी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है कि उन्होंने जो ये अयोध्या में भूमि पूजन हुआ उसके बाद से हमारा सेकुलरिज्म जो है उसको खत्म करा, एक तरीके से पॉलिटिकल सेकुलरिज्म फॉलो कर रही है बीजेपी। तो काफी क्रिटिकल आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स को इग्नोर किया गया है। ठीक है, तो एक ही एडिटोरियल है, आप इसे पढ़िए, समझिए, रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, स्टार्टिंग में आपको जरूर टाइम लगेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे द हिंदू पढ़ने में, लेकिन धीरे धीरे करके आपका टाइम रिड्यूस होता रहेगा क्योंकि फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। ज्यादातर चीजें पुराने टॉपिक से रिलेटेड होती हैं। अगर आप 2 महीने तक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और रिसर्च करते रहेंगे, शुरू में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन बाद में बहुत जल्दी आप न्यूज़पेपर कवर कर सकते हैं। वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रांग होती है, रीडिंग हैबिट भी इंक्रीज होती है, एग्जाम में फिर क्वेश्चन को जल्दी पढ़कर समझ भी सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि न्यूज़पेपर को पढ़ें। और ये जो वीडियोस है आप देख रहे हैं, वीडियो देखिए, लेकिन ये कोशिश करिए कि आगे फ्यूचर में वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से नोट्स बनाने, केवल इतना थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए आपको। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, ये एक एडिटोरियल है हमारे पास, जस्ट क्लोजर, फोकस मस्ट बी ऑन एडिक्वेट कंपनसेशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, अभी केस चल रहा था, इटालियन मरीन केस। ठीक है, इटालियन मरीन केस क्या था? देखिए इटालियन मरीन केस जो था 2012 का, हमने पहले भी डिस्कस करा था, 2012 में फरवरी 2012 में इटली के का एक शिप था। एक तो ये आपको डेटा पता होना चाहिए, एनरिका लेक्सी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शिप का नाम है, जिसमें 2 इटालियन मरीन थे और उन्होंने क्या था, केरला के 2 फिशरमैन को गोली मार दी थी। उनका कहना यह था कि भाई हमें लगा कि ये पायरेट्स हैं, जहाज लूटने के लिए आए, तो उनको गोली मार दी थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उनको अरेस्ट कर दिया गया था, फिर वो बेल में चले गए थे, वहां पे इटली वापस चले गए। तो केस चल रहा था, हम चाहते थे कि उनके ऊपर इंडिया में केस चले, ठीक है, लेकिन इटली की गवर्नमेंट उनको यहाँ पर नहीं भेज रही थी। ठीक है, तो फिर ये मामला गया था इंटरनेशनल कोर्ट में। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक हमारा था, ये हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेग नीदरलैंड में, उनमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऐसी है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, हेग नीदरलैंड्स में, हेग नीदरलैंड्स में, एक तो ये पता होना चाहिए आपको, नीदरलैंड्स, वहां पर ये केस चला। और वहां पर केस ये चला कि इटली की सरकार का कहना ये था कि ये जो फिशरमैन थे, इन्होंने जो फिशरमैन को, ये जो इटालियन मरीन थे, इन्होंने फिशरमैन को गोली मारी है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में मारी है, इंटरनेशनल वाटर्स में मारी है, तो इंडियन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इंडियन लॉ के हिसाब से मर्डर का केस नहीं चलेगा, उनके ऊपर हम इटली में ही केस चलाएंगे। ठीक है, ऐसा उनका कहना था। और हमारा कहना था कि नहीं, इंडियन वाटर्स में एक तरीके से उनको गोली मारी है और इंडिया में केस चलेगा उनके ऊपर। ठीक है, तो पीसीए जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसका वर्डिक्ट आया था, इटली के फेवर में आया था, इंडिया के अगेंस्ट आया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कहना था कि जो फिशरमैन मारे गए, वो जो इटालियन मरीन को ऑर्डर दिया था कि भाई आप इनकी फैमिलीज को एक तो कंपनसेशन दो, ठीक है, लेकिन केस जो है ना इटली में ही चलेगा, इंडिया में नहीं चलेगा। ऐसा उनका वर्डिक्ट आया था पीसीए का, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, हेग नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं उनके वर्डिक्ट को, हम उसमें चैलेंज वगैरह डिस्प्यूट कुछ नहीं है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट में बात ये थी कि केस क्या खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केस हम खत्म नहीं करेंगे जब तक कि फैमिलीज को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, जब फैमिलीज को कंपनसेशन मिल जाएगा केस बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि पता चला हमने केस बंद कर दिया और कंपनसेशन भी नहीं मिला फैमिलीज को, वो जो फिशरमैन है जो मारे गए हैं उनकी फैमिलीज को भी कंपनसेशन नहीं मिला। इंपॉर्टेंट ये एक तो आपको पता होना चाहिए कि इटालियन मरीन केस जो है केरला के कोस्टलाइन के पास हुआ था, शिप का नाम क्या था, एनरिका लेक्सी था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। पीसीए पता होना चाहिए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो हेग नीदरलैंड्स में, हेग नीदरलैंड्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है जो कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट साथ ही साथ यूएन क्लॉज भी है
क्योंकि यूएन क्लॉज से ये पता चलता है, यूएन क्लॉज से इंटरनेशनल वाटर्स कौन सा है और जो किसी भी कंट्री का लॉ जहां पर एप्लीकेबल होगा वो वाला वाटर्स कौन से हैं। तो ये समझ लेते हैं यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी ये है। ये कई बार एग्जाम में भी आया और आगे भी आने के चांसेस हैं क्योंकि लगातार न्यूज में है। ठीक है, यूएन क्लॉज को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशियन। अब देखिए समझ लेते हैं। मान लिया कि जैसे ये हमें दिख रहा है कि ये इंडिया है, ये इंडियन टेरिटरी है। अब इसे हम बोलते हैं इंटरनल वाटर्स। ठीक है, ये टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, इंडियन टेरिटरी का ही माना जाएगा। कंटेगियस जोन है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब इंडिया यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, जो ड्रिलिंग करके क्रूड ऑयल निकालना समुद्र के अंदर से। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज कर सकता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो किसी भी टेरिटरी से 200 नॉटिकल माइल तक ड्रिलिंग करके हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। और इसके बाहर इंटरनेशनल वाटर्स है। यहां पर कोई क्राइम होता है ना इस एरिया में, तो फिर इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होगा, इंडियन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर अगर कोई क्राइम होगा तो अलग अलग केसेस है, इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कंटेगियस जोन क्या होता है कि कोई भी शिप अगर जैसे इंडिया में आ रहा है तो वो क्या है, यहां पर टेरिटोरियल वाटर में रुक जाएगा। वो अगर हमसे बिना पूछे एंटर करके हमारे टेरिटोरियल वाटर में, हमारी नेवी उनको गोली मार सकती है क्योंकि वो हमारी टेरिटरी में बिना पूछे हमारे से अंदर घुस गए। तो उन्हें क्या करना है, शिप्स वगैरह कंटेगियस जोन में ही एंकर होते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी से, इंडियन अथॉरिटी से परमिशन मिलती है तब हमारे टेरिटोरियल वाटर में एंटर करते हैं। तो कंटेगियस जोन बेसिकली क्या है, जहां पर शिप वगैरह एंकर होते हैं। जब तक इंडियन अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिली तब तक हमारे जो 12 नॉटिकल माइल्स है वहां पर एंटर नहीं कर सकते। हालांकि इंडिया जो है यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पर शिप वगैरह जा सकते हैं, इंटरनेशनल शिप्स। ठीक है, उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बशर्ते हमें कोई थ्रेट ना लगे। ठीक है, उसमें भी कंडीशंस होती हैं। तो ये इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सी है, यूएन क्लॉज, ये कहता है। और ये जो क्राइम हुआ था, ऐसा कहा जाता है कंटेगियस जोन में क्राइम हुआ था। इटालियन मरीन ने गोली मारी थी, कंटेगियस जोन में गोली मारी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। और उनका, हमारा कहना था कि इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होगा, इटली में ही केस चलेगा, पीसीए। ठीक है, तो ये फिलहाल वर्डिक्ट आया था कोर्ट का, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये 5 इंटरनेशनल लॉ कहता है 5 जोन में डिवाइड होगा। एक तो इंटरनल वाटर्स, ठीक है, जैसा कि आपने बनाया हुआ इंटरनल वाटर्स क्या है, टेरिटोरियल सी, कंटेगियस जोन जहां पर शिप एंकर होते हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन मिलती है, उसके बाद ही वो एंटर करते हैं। ठीक है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहां पर कोई भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक, जहां पर कोई भी ड्रिलिंग वगैरह कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं। और फिर हाई सीज होता है, जो इंटरनेशनल वाटर्स होता है। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मेरीन जोन को। उसके अलावा पॉपुलेशन के ऊपर एक एडिटोरियल आया है। इसमें अलग अलग जो 2 एजेंसी हैं, यूनाइटेड नेशन का भी एक प्रोजेक्शन है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी या वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या होगी। और एक और एजेंसी है, सीटल बेस्ड एजेंसी है, IHME, उसका भी एक प्रोजेक्शन है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होने वाली है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बस उठाएंगे, बहुत ज्यादा इसमें लेने की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं कि इसमें क्या है। एक तो ये सीटल बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जिसका बोलना है हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। इसने वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर कहा है कि इंडिया जो है 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगी 2050 तक, मिड सेंचुरीज तक, 2050 तक। ठीक है, उसका क्या कहना है, 2050 तक जो है इंडिया की पॉपुलेशन 164 करोड़ हो जाएगी, 164 करोड़ हो जाएगी, 1.64 बिलियन बाय 2040, ऐसा कहना है। ठीक है, और उसका ये जो प्रोजेक्शन है वो यूनाइटेड नेशन के साथ, ये अच्छा, ये यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्शन है और उसका प्रोजेक्शन है कि 1.61 बिलियन, तो लगभग अप्रॉक्स दोनों का बराबर है। तो IHME का प्रोजेक्शन है 2048 तक, यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्शन है 1.64 बिलियन 2050 तक, तो दोनों का अप्रॉक्स बराबर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये कहना है कि, इनका कहना है कि इंडिया की पॉपुलेशन हाईएस्ट होने वाली है 2050 तक। ठीक है, अब देखिए ये समझ लेते हैं कि इसमें एक तो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करी है। तो 1950 में देखिए फर्टिलिटी रेट क्या होता है। टोटल फर्टिलिटी का रेट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक विमेन, जैसे 15 से 49 ईयर्स की कोई भी विमेन कितने बच्चे पैदा करती है। तो 1950 में इंडिया में एक औरत, ठीक है, ऑन एन एवरेज 6 बच्चे पैदा करती थी 1950 में। तो फर्टिलिटी रेट काफी हाई था और पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। जैसे हमें पता है कि 1872 में पहला सेंसस हुआ था और रेगुलर सेंसस 1881 के बाद हुआ था इंडिया में।
तो 1881 से रेगुलर सेंसस, एक तो 1921 तक बहुत तेजी से पॉपुलेशन भी बढ़ी थी और 1921 में यहां पर पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी क्योंकि उस समय बीमारियां भी फैली हुई थी और भूखमरी की वजह से भी लोगों की डेथ हुई थी, तो यहां पर पॉपुलेशन नेगेटिव थी। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं 1921 को, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये कई बार एग्जाम में आया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ग्रेट डिवाइड पॉपुलेशन के मामले में, क्योंकि 1921 में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव थी। पिछले 10 साल में कंपेयर करें, हर 10 साल में सेंसस होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद से लगातार पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। 19 अगर हम देखें 21 से 51 और 51 से 1981 तक यहां पर हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, भयंकर तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी थी, ठीक है। अब 1981 से अगर हम 2011 की बात करें, 2021 का सेंसस तो आया नहीं, हर 10 साल में सेंसस आता है, तो उसके बाद से पॉपुलेशन तो बढ़ी है लेकिन ग्रोथ लगातार कम होती रही। पॉजिटिव तो रहा लेकिन वो पॉजिटिव धीरे धीरे करके रिड्यूस होता रहा। तो अभी हमें ये समझना है कि जो फर्टिलिटी रेट है इंडिया में, फर्टिलिटी रेट 2015 में 2.2 हो गया है। 2015 में ये 6 था 1950 में, मतलब ऑन एन एवरेज एक विमेन जो है 6 बच्चे पैदा कर रही थी, और आज की डेट में देखें 2015 में लगभग 2 बच्चे पैदा कर रही है एक विमेन, 2015 के डेटा के हिसाब से। तो इसे फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ऑन एन एवरेज एक वुमेन कितने बच्चे पैदा करती है, ये आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलिटी रेट क्या होता है। तो इसमें एक तो ये बात करिए, ठीक है। उसके अलावा ये काफी न्यूज में रहा था, इसरो स्पाई केस, ठीक है। फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट थे, उनको 1.3 करोड़ कंपनसेशन मिला है, ठीक है। नाम्बी नारायण ये एक साइंटिस्ट थे और इनके ऊपर मूवी भी बन रही है, ऐसा कहा जा रहा है इनके ऊपर मूवी भी बन रही है। काफी फेमस जो था स्पाई केस हुआ था। हुआ क्या था, मलेशिया की एक वुमेन थी, उसको केरला की पुलिस ने अरेस्ट किया था, केरला की पुलिस ने अरेस्ट किया था, और ऐसा उस वुमेन का कहना था या उसके ऊपर शक था पुलिस को कि उसने क्या करा है कि इंडिया के साइंटिस्ट से डेटा चोरी करा है इसरो का, और वो पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उनको दिया है, ठीक है। और उस समय 1994 में 3 साइंटिस्ट जो हैं इसरो के अरेस्ट किए गए थे। 1994 में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें नाम्बी नारायण भी थे। तो वो केस चला था और फिर 1996 में वो केस काफी बवाल भी मचा था। 1996 में वो केस जो है सीबीआई के पास चला गया था, और सीबीआई ने जांच करके ये पाया कि ये फ्रॉड केस था, फर्जी केस था, कुछ भी कोई भी एविडेंस इसमें नहीं मिले हैं, ठीक है। और ऐसी भी थ्योरीज कही जाती हैं क्योंकि इंडिया का जो स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम था उसको हॉल्ट करने के लिए या उसको परेशान करने के लिए ये सब पाकिस्तान की साजिश थी, जिन्होंने ऐसा कुछ सेटअप करा ताकि हमारे जो टॉप के साइंटिस्ट है नाम्बी नारायण जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे उसमें, ताकि हमारा प्रोजेक्ट रुक जाए। तो काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो समझ लेते हैं क्या क्या था। देखिए, एक तो मालदीवियन वुमेन थी जो अरेस्ट हुई थी 1994 में, ठीक है। और ये शक था उसके ऊपर कि उसने सीक्रेट्स जो हैं इसरो साइंटिस्ट से पाकिस्तान को बेचे हैं, ठीक है। 3 साइंटिस्ट अरेस्ट हुए थे उस समय, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी या लॉन्च मिशन में। पहले समझ भी लेते हैं हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी या लॉन्च मिशन है, तो जो आपको पता होगा 1975 में सबसे पहली सैटेलाइट हमारे लिए यूएसएसआर ने लॉन्च करी, हमने खुद नहीं लॉन्च करी। 1980 में हमने सबसे पहली अपनी सैटेलाइट 1980 में सबसे पहली सैटेलाइट रोहिणी हमने लॉन्च करा। हमारी पहली सैटेलाइट जो थी आर्यभट्ट, वो हमारे लिए यूएसएसआर ने लॉन्च करी, ठीक है। आर्यभट्ट ये हमारे लिए यूएसएसआर ने लॉन्च करी, और हमारी खुद की जो खुद आपकी टेक्नोलॉजी सैटेलाइट लॉन्च हुई थी रोहिणी। और हमारी जो टेक्नोलॉजी थी एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी टेक्नोलॉजी यूज करते थे। फिर हमने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज करने स्टार्ट करा, एएसएलवी। फिर पीएसएलवी टेक्नोलॉजी यूज करने स्टार्ट करा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर जीएसएलवी बाद में 2004 के बाद, ठीक है, 2001 या 4 के बाद जीएसएलवी यूज करना स्टार्ट करा। तो अलग अलग ये लॉन्च व्हीकल के जनरेशंस हैं। और हम जो फ्यूल यूज करते थे, फ्यूल देखिए, फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल हम क्या यूज करते थे, सबसे पहले तो हम सॉलिड यूज करते थे, बाद में सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन यूज करने लगे, सॉलिड एंड लिक्विड। और फिर जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रायोजेनिक, जिसमें रशिया ने भी हमारी हेल्प करी थी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है। क्रायोजेनिक बहुत सारे एग्जाम में भी आया कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है, तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है। तो ये लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है माइनस लगभग 253 डिग्री सेंटीग्रेड और -183 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, बहुत कम टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, इसमें हमारा काम चल रहा था 1990s में।
और हम काफी सक्सेसफुल भी रहे थे, काफी अच्छा काम चल रहा था। और उसी बीच हमारे बीच में ही जब हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आज की डेट में अगर हम देखें जीएसएलवी में ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ही यूज होती है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ही यूज होती है। जैसे कि अभी हमारा जो मून मिशन था चंद्रयान 2 वो जीएसएलवी के थ्रू हमारा ही लॉन्च हुआ था, तो उसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जीसेट सैटेलाइट जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो काफी एफिशिएंट होता है, उसका वेट भी कम रहता है और काफी एफिशिएंट है। तो इसके बीच में नाम्बी नारायण अरेस्ट हो गए थे, ठीक है। फिर हुआ क्या, नाम्बी नारायण देखिए क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी जो अभी हमने डिस्कस करा है, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी इसरो का, ठीक है, उसके डायरेक्टर थे, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस ने एक्यूज करा था कि इन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह, ड्राइंग वगैरह इसरो की पाकिस्तान को बेची है, और सीबीआई ने केस लिया था और 1997 में रिकमेंड किया था कि कोई एविडेंस नहीं है, ये सब सीबीआई का कहना था, और कोर्ट ने भी पाया था कि कोई एविडेंस नहीं है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि वो जो नाम्बी नारायण को इतने सालों तक जेल में बंद करके रखा, उनकी फ्रीडम छीन ली गई, उनकी इंसल्ट भी हुआ, सोसाइटी में काफी इंसल्टिंग भी था उनके लिए, तो मेंटल क्रुएलिटी उनके साथ बहुत भयंकर भी है, तो उनको कंपनसेशन देना होगा केरला की सरकार को 50 लाख का पेनल्टी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 2018 के वर्डिक्ट में लगाई गई। तो ये एक न्यूज में था नाम्बी नारायण, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक तो नाम पता होना चाहिए नाम्बी नारायण, और किस तरीके का केस था, ये स्पाई से रिलेटेड, जासूसी से रिलेटेड केस था, और ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। एग्जाम में एक ही न्यूज से बहुत सारी चीजें बन के आती हैं, तो आपको केवल न्यूज की एक दो चीजें नहीं पढ़नी, आपको बस इस तरीके से वो न्यूज तैयार करनी है कि उससे रिलेटेड जो भी चीजें एग्जाम में आए वो सारे के सारे आप आंसर कर पाए। तो इस तरीके से न्यूज पढ़नी है, चाहे गूगल सर्च करना पड़े, अपने नोट्स बनाए, समझें कौन सी चीजें नहीं पढ़नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये एक न्यूज में था। उसके अलावा एयरफोर्स को 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिले हैं। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 इनका नाम है, 106 डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने एक्वायर किए हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, देखिए ये है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये क्या होती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल? डिफेंस के लिए जो भी एक्वायर करना हो, कोई एयरक्राफ्ट खरीदने हो, मिसाइल खरीदनी हो, कोई भी चीज खरीदनी हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे है, वो ही क्लियर करती है, ठीक है। ये जो कमेटी है, काउंसिल है, यही क्लियर करती है डिफेंस, और इसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर हमेशा, ठीक है। तो लगभग 8,722 करोड़ का ये आया है। 106 जो है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर, जिसको शॉर्ट में STT 40 बोल रहे हैं, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और हॉल ने इसे बिल्ड करा है। हॉल PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक तो एग्जाम में आ सकता है कि हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर STT 40, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, इसे बिल्ड किसने करा है ये आ सकता है, हॉल ने इसे बिल्ड करा है। हॉल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट कंपनी है, बेंगलोर में है, और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही ये सारी चीजें पूरी करती है। और ये आपको फोटो भी इसमें दिख रही होगी हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 की। कॉस्ट भी आपको पता होना चाहिए 8,722 करोड़ लगभग, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर जरूरी नहीं कि आपको लर्न हो, लेकिन अप्रॉक्स पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बेलारूस में इलेक्शन हुए और दोबारा से अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये इलेक्शन जीत कर आए हैं। लगभग ऐसा कहा जा रहा है 80% वोट इन्हें मिले, और जबरदस्त इलेक्शन हुए। और वहां पर फिर उसके बाद से जो अपोजिशन पार्टी है धरना प्रदर्शन अब बवाल करने लगे सड़कों पर आकर कि इलेक्शन जो है फ्रॉड तरीके से जीते हैं। और फिर जब सरकार ने शिकंजा कसना स्टार्ट करा तो बहुत सारे अपोजिशन के लीडर फ्लाइट पकड़कर भाग गए अब्रॉड, ठीक है। तो क्लैशेस भी हुए वहां पर। तो जब से ये दोबारा से री इलेक्ट हुए तब से बवाल मचा हुआ है बेलारूस में, ठीक है। तो आपको एक तो क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कंट्रोवर्सी में रहते हैं, एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल एक नाम बेलारूस के प्रेसिडेंट का रटा हुआ होना चाहिए। दूसरा, आपको बेलारूस की ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो है कहां, ठीक है। तो बेलारूस की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी समझ लेते हैं। ये देखिए यूरोप में है बेलारूस, ये मैंने पूरा मैप के थ्रू आपको समझा रहा हूं। देखिए रशिया के साथ उसका बॉर्डर टच हो रहा है, लिथुआनिया लैंडलॉक्ड कंट्री है बेलारूस, यूक्रेन भी बगल में है, रशिया यूक्रेन की कंट्रोवर्सी भी है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है। यहाँ क्रीमिया का एनेक्सेशन भी करा था रशिया ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा समझना है। बेलारूस है कहां पर, लैंडलॉक्ड कंट्री एग्जाम में आ सकता है, कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे बेलारूस के प्रेसिडेंट है, एक तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेलारूस के प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बेलारूस न्यूज में लैंडलॉक्ड कौन सी यूरोप में कौन सी है,
एक ऑप्शन दे देंगे बेलारूस, और बाकी जो है जो कोस्टल वाले एरिया हैं जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, ये सब दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए बेलारूस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और ये भी आ सकता है कि उसके नेबर्स कौन कौन से हैं। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, तो आपको करंट अफेयर्स भी ज्योग्राफी से लिंक्ड होती है, तो ये सारी चीजें पूरे अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये एक न्यूज में है, टाइटन नॉर्म्स टू कीप बैंक लोन रिजिग अंडर चेक। आईसीआरए, आईसीआरए क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो ये इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या होता है? सीआर एजेंसी का काम होता है क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना इंडिविजुअल या कंपनी का। क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि वो लोन लेने के बाद वापस कर भी पाएंगे कि नहीं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, रिपेइंग कैपेसिटी क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ उनकी क्या हो सकती है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यही सब किसी भी कंपनी या किसी भी इंडिविजुअल के लिए बताती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कहना यह है कि अगर नॉर्म्स को टाइट भी कर दिया जाए, क्योंकि अभी आपको जैसा पता होगा कि 6 महीने तक मोरेटोरियम पीरियड आरबीआई ने दिया था। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब है ईएमआई हॉलिडे। ईएमआई हॉलिडे, इस बीच लोगों को ईएमआई पे नहीं करनी थी, लेकिन अब ईएमआई पे करने का टाइम आ गया है। अब लेकिन इकोनॉमी कोविड-19 की वजह से काफी स्टैग्नेंट चल रही है, तो ईएमआई कैसे पे करेंगे? अब अगर टाइटर नॉर्म्स भी रखते हैं, ठीक है, टाइटर नॉर्म्स भी रखते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, आईसीआर का कहना यह है। तो आपको यह पता होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या काम करती है। बेसिकली क्रेडिट वर्दीनेस चेक करती है इंडिविजुअल का, उनकी रिपेइंग कैपेसिटी, वो वापस कर सकते हैं कंपनी या इंडिविजुअल, ठीक है, उन फ्यूचर में उनकी ग्रोथ कैसी रहेगी, ये सारी चीजें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताती हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें, देखिए क्राइसिल है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्राइसिल है, आईसीआरए है, ठीक है, केयर है इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और इंडिया में इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है पूरी दुनिया की। देखिए ये भी एग्जाम है, बिग 3 सीआर कंपनीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सीआर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, कौन सी है? तो एक तो देखिए मूडीज है, मूडीज, ठीक है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ये है पुअर्स, और उसके अलावा फिच। ये बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो एग्जाम में कई बार आया बिग 3 कौन सी है, ठीक है, क्राइसिल LA, ठीक है, क्राइसिल। तो ये क्राइसिल, आईसीआरए, केयर, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की। तो काफी पॉपुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया की, और ये वर्ल्ड की हैं, ये भी यहां पर इंडिया में काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ऐसा बोला है जून इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक टू 16.6%। आपको बस ये पता होना चाहिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो समझ लेते हैं। कई बार स्टूडेंट्स पूरे नोट्स बनाने लगते हैं, पूरे नोट्स नहीं बनाने, आपको बेसिक समझना है न्यूज का। जब बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, न्यूज भी समझ में आने लगेगा, और आपको द हिंदू में इंटरेस्ट भी आएगा। करंट अफेयर्स में आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे, तो आपको बेसिक समझना है, बैकग्राउंड समझना है, सर्च करिए, समझिए, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको फ्यूचर में, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? बेसिकली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या करता है? ये परफॉर्मेंस देखता है इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, चाहे वो माइनिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या कोई भी गुड्स वगैरह हो, उनका प्रोडक्शन कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है खासकर, वो समझना है। और ये कैलकुलेट कौन करता है? एग्जाम में कई बार आया IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री। ये CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO किसके अंडर होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री है, उसके अंडर CSO आता है, ठीक है। तो वो ये कैलकुलेट करता है। और इस जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, हमारे 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो भी आते हैं, कोर सेक्टर। और वो जो कोर इंडस्ट्री एग्जाम में कई बार भी आता है कि IIP में कोर इंडस्ट्रीज का बहुत बार एग्जाम में आया है, आपको हमेशा पता होना चाहिए 40% उसका वेटेज है कोर इंडस्ट्री का। कोर इंडस्ट्री में जैसे कुछ चीजें मैं लिख लेता हूं, क्या क्या है? क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस है, स्टील है, ठीक है, सीमेंट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे 8 हैं, ठीक है। कोर एग्जाम में कई बार ऐसा आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, ठीक है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, आपको ये पूरा अच्छे से पता होना चाहिए,
ठीक है। तो स्टील, सीमेंट, क्रूड ऑयल, इस तरीके की आर्ट इंडस्ट्री है, 40% का वेटेज होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। उसके अलावा आज के कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हम डिस्कस करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि डॉटर्स का भी इक्वल राइट होगा उनकी प्रॉपर्टी में, इनहेरेंट प्रॉपर्टी में। तो समझ लेते हैं कि क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लेकर वर्डिक्ट आया। देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट बना था। देखिए, सक्सेशन एक्ट क्या होता है? देखिए, जब किसी फैमिली में हिंदू सक्सेशन एक्ट किसके ऊपर लागू होता है? इसमें मुस्लिम्स को छोड़कर, मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होता। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, बुद्धिस्ट, जैन, सिख अलग रिलीजन है, लेकिन उनके ऊपर भी हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होता है। इसमें क्या बोलते हैं कि ये लॉ रिलेटेड टू इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट या अनविल्ड सक्सेशन। एक होता है कि जो फैमिली का जो मेंबर था उसने अपनी विल लिखी, मतलब उसने अपनी विल में लिखा कि मैं प्रॉपर्टी मेरे बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, या इसको 70% प्रॉपर्टी, इसको 30%, विल में पूरा डिफाइन कर दिया। एक तो होता है विल, ठीक है। तो उसमें फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो विल लिखी गई है। लेकिन अगर किसी फैमिली में गार्जियन की डेथ होती है, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उन्होंने अपनी विल नहीं लिखी है, तब लगता है हिंदू सक्सेशन एक्ट कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर होगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। तो इसमें जो ओरिजिनल हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 का, इसमें ये कहता था बेटों के नाम पे प्रॉपर्टी जाती थी, बेटियों का हक नहीं होता था ओरिजिनली, क्योंकि उस समय मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बहुत ज्यादा थी। तो उस समय कानूनी इस तरीके से बना था। 2005 में अमेंडमेंट किया गया। 2005 में अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि जहां भी किसी भी फैमिली में बिना विल लिखे, इंडिविजुअल ने कोई विल नहीं लिखी और उसकी डेथ हो जाती है, प्रॉपर्टी उनके फैमिली मेंबर्स को मिलेगी, तो उसमें फिर ये कहा गया कि डॉटर का भी हिस्सा होगा बराबर का। 2005 में ये अमेंडमेंट किया गया। 2015 में भी कुछ कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। लेकिन अब ये था कि इसमें 2005 से पहले का क्या, क्योंकि कानून में अमेंडमेंट तो 2005 में किया और बेटियों का हिस्सा जो है 2005 के बाद होगा, ठीक है। तो कोर्ट में यही केस चल रहा था कि 2005 से पहले जो बेटियों का, 2005 से पहले के जो केस हैं वहां पर बेटियों को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उन हिस्सों में। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है कल कि ये जो अमेंडमेंट था 2005 का अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट का 2005 का हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से लागू होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से लागू होगा, बेटियों को भी बराबर हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो ये एक न्यूज में रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए हिंदू सक्सेशन एक्ट किसके ऊपर लागू होता है। इसमें मुस्लिम्स नहीं है, हिंदूज के ऊपर भी, बुद्धिस्ट के ऊपर भी, जैन के ऊपर भी, सिख के ऊपर भी। मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है इंडिया में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।